मुगल सल्तनत के दौर में बादशाह अकबर का दरबार सिर्फ शान और शौकत के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बौद्धिक चर्चाओं और ज्ञान के लिए भी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। ये वो जगह थी जहां कला, साहित्य और विज्ञान पर गहरी बातें होती थीं। दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, कवि, योद्धा और मंत्री मौजूद थे। हर कोई अपने क्षेत्र का माहिर था। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा था जो सबसे अलग चमकता था, बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उनकी सोचने की शक्ति और किसी भी समस्या को सुलझाने का अनोखा तरीका उन्हें बादशाह अकबर का सबसे प्रिय बना चुका था। लेकिन जहां शोहरत होती है वहां जलन भी अपनी जगह बना ही लेती है। दरबार के कई मंत्री और सलाहकार बीरबल की इस बढ़ती हुई लोकप्रियता से मन ही मन जलते थे। उन्हें लगता था कि बादशाह हर मामले में बीरबल को ज्यादा तवज्जो देते हैं और उनकी अपनी काबिलियत नजरअंदाज हो जाती है। वो हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जहां बीरबल किसी उलझन में फंस जाएं और बादशाह की नज़रों में उनकी अहमियत कम हो जाए। उन्हें लगता था कि बीरबल की चतुराई सिर्फ बातों का खेल है और जब कोई असली मुश्किल सामने आएगी तो वो जरूर नाकाम हो जाएंगे। बादशाह अकबर को भी इस बात का अंदाजा था। वो अपने दरबारियों के मन में चल रही इस खींचतान को अच्छी तरह समझते थे। वो जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता किसी दिखावे की मोहताज नहीं है, लेकिन वो समय समय पर ऐसी परिस्थितियां बनाते थे जिससे बीरबल की काबिलियत सबके सामने आ सके और दूसरों को भी उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। ऐसे ही एक दिन जब दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था, माहौल में एक अजीब सी शांति थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे कुछ गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी, जिसे देखकर दरबारी समझ गए कि आज कुछ दिलचस्प होने वाला है। बादशाह ने ऐलान किया कि आज वो दरबार में एक छोटा सा सवाल रखेंगे। एक ऐसा सवाल जो सुनने में तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन उसका हल निकालना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। ये सुनते ही दरबारियों में एक उत्सुकता की लहर दौड़ गई। सब एक दूसरे को देखने लगे, ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर वो कौन सी पहेली है जो बादशाह आज सबके सामने रखने वाले हैं। जो दरबारी बीरबल से जलते थे, उनके मन में एक उम्मीद जागी। उन्हें लगा कि शायद आज वो दिन है जब बीरबल नाकाम होंगे और उन्हें नीचा दिखाने का मौका मिलेगा। बादशाह ने अपने सेवकों को इशारा किया। कुछ ही पलों में दो सेवक दरबार के बीचों बीच मिट्टी का एक बड़ा सा घड़ा लेकर आए। घड़ा पानी से लबालब भरा हुआ था, इतना कि एक बूंद और डालने की जगह नहीं थी। पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। घड़े को एक ऊंचे से स्टूल पर रख दिया गया ताकि दरबार में मौजूद हर शख्स उसे आसानी से देख सके। सबकी नजरें उस घड़े पर टिकी थीं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस मामूली से घड़े में ऐसी कौन सी पहेली छिपी हो सकती है। तभी बादशाह अकबर की गंभीर आवाज गूंजी। उन्होंने कहा, दरबार में मौजूद सभी विद्वानों और सलाहकारों, आपके लिए चुनौती ये है कि इस घड़े को खाली करना है। ये सुनकर कुछ दरबारी मुस्कुराए। उन्हें लगा कि ये तो बच्चों का खेल है। लेकिन बादशाह ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। उन्होंने आगे कहा, लेकिन शर्त यह है कि इस घड़े को ना तो कोई छुएगा, ना ही इसे अपनी जगह से हिलाया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, इसमें से एक बूंद पानी भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। जो लोग इसे आसान समझ रहे थे, उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। ये कैसी शर्त थी? घड़े को बिना छुए और बिना पानी गिराए खाली करना, ये तो सरासर नामुमकिन था। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। हर कोई अपनी अपनी समझ के हिसाब से तरकीबें सोचने लगा, लेकिन कोई भी हल ऐसा नहीं सूझ रहा था जो बादशाह की सभी शर्तों को पूरा करता हो। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचिए, आराम से सोचिए। जो भी इस समस्या का सही और व्यवहारिक हल बताएगा, उसे हमारी तरफ से 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। इनाम का ऐलान सुनते ही दरबारियों में हलचल और तेज हो गई। 1000 सोने की मोहरें कोई छोटी रकम नहीं थी। हर कोई ये इनाम जीतना चाहता था और साथ ही बादशाह की नज़रों में खुद को बीरबल से बेहतर साबित करना चाहता था। एक के बाद एक दरबारियों ने अपने अपने सुझाव देने शुरू किए। एक बुजुर्ग मंत्री ने कहा, जहांपना, हम एक बहुत पतली नली का इस्तेमाल कर सकते हैं और धीरे धीरे सारा पानी बाहर निकाल सकते हैं। बादशाह ने जवाब दिया, लेकिन शर्त यह है कि घड़े को छूना नहीं है। नली डालने के लिए भी तो आपको घड़े को छूना ही पड़ेगा। एक और दरबारी, जो खुद को बहुत चालाक समझता था,
आगे आया और बोला, आलमपना, हम दरबार में बहुत सारे प्यासे जानवरों को छोड़ सकते हैं, वो सारा पानी पी जाएंगे और घड़ा खाली हो जाएगा। उसकी बात सुनकर कुछ लोग हंस पड़े। बादशाह ने कहा, यह विचार दिलचस्प है, लेकिन जानवर पानी पीते समय उसे गिरा भी तो सकते हैं। हमारी शर्त है कि एक बूंद भी पानी जमीन पर ना गिरे। एक तीसरे सलाहकार ने सुझाव दिया कि हुजूर, हम एक बड़े से कपड़े का टुकड़ा लेकर उसे घड़े के पानी में डुबो सकते हैं। कपड़ा पानी सोख लेगा और फिर हम उसे कहीं और निचोड़ देंगे। ऐसा बार बार करने से घड़ा खाली हो जाएगा। बादशाह ने फिर याद दिलाया, कपड़ा डालने के लिए भी तो आपको घड़े के पास जाना होगा और पानी को छूना होगा, जो कि नियमों के खिलाफ है। एक एक करके सभी दरबारियों ने अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाए, लेकिन कोई भी ऐसा उपाय नहीं बता सका जो बादशाह की शर्तों पर खरा उतरता हो। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि यह काम असंभव है, क्योंकि घड़े को छुए बिना उसे खाली करने का कोई तरीका हो ही नहीं सकता। जो लोग बीरबल से जलते थे वो मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्होंने देखा कि बीरबल अब तक चुपचाप अपनी जगह पर बैठे थे और कुछ भी नहीं बोल रहे थे। उन्हें लगा कि आज तो बीरबल की भी अकल काम नहीं कर रही है। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों कि देखा, आज फंस गया ये चालाक आदमी। जब काफी देर तक कोई सही जवाब नहीं आया तो बादशाह अकबर ने अपनी नजरें घुमाई और बीरबल की तरफ देखा। बीरबल शांत भाव से बैठे सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई बेचैनी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबे। बादशाह ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई हल है, या तुम भी बाकी लोगों की तरह इसे असंभव मानते हो? बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपना, दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता, बस उसे करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये सुनते ही पूरे दरबार की नजरें बीरबल पे टिक गईं। जिन लोगों को लग रहा था कि बीरबल हार मान लेंगे, वो हैरान रह गए। उनके मन में अब ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर बीरबल ऐसा कौन सा जादू करने वाले हैं। बादशाह ने कहा, इजाजत है बीरबल, हमें भी दिखाओ कि तुम्हारी बुद्धिमता इस नामुमकिन काम को कैसे मुमकिन बनाती है। बीरबल ने सेवकों को कुछ निर्देश दिए। उनके कहने पर सेवक बाजार से बर्फ की एक बहुत बड़ी सिल्ली लेकर आए। सिल्ली इतनी बड़ी थी कि उसे 4 लोगों ने मिलकर उठाया हुआ था। फिर बीरबल के कहने पर उस पानी से भरे घड़े के ठीक बगल में एक और खाली बर्तन रख दिया गया, जो आकार में लगभग घड़े जितना ही बड़ा था। अब दरबारियों की हैरानी और बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक घड़े को खाली करने के लिए बर्फ की सिल्ली और एक और खाली बर्तन की क्या जरूरत है। ये सब क्या हो रहा है? बीरबल ने सेवकों को हुक्म दिया कि वो रस्सी की मदद से बर्फ की उस भारी सिल्ली को पानी से भरे घड़े के ठीक ऊपर हवा में लटका दें। सिल्ली को इस तरह लटकाया गया कि वो घड़े को छू भी नहीं रही थी और उसके और पानी की सतह के बीच कुछ इंच का फासला था। अब सब कुछ तैयार था। पानी से भरा घड़ा, उसके ऊपर हवा में लटकती बर्फ की सिल्ली और बगल में रखा एक खाली बर्तन। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपना, अब हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। दरबार में मौजूद हर शख्स खामोशी से ये सब देख रहा था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं हुआ। जो दरबारी बीरबल से जलते थे वो फिर से कानाफूसी करने लगे। ये क्या मजाक है? बर्फ लटकाने से घड़ा कैसे खाली हो जाएगा? लगता है आज बीरबल का दिमाग सच में काम नहीं कर रहा। लेकिन बीरबल के चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। वो शांति से खड़े होकर उस घड़े को देख रहे थे। फिर धीरे धीरे एक बदलाव होना शुरू हुआ। जैसे जैसे कमरे की गर्मी बर्फ की ठंडी सिल्ली से टकरा रही थी, सिल्ली के चारों ओर हवा में मौजूद नमी जमने लगी। बर्फ की सिल्ली के नीचे पानी की नन्ही नन्ही बूंदें बनने लगी। ये ठीक वैसा ही था जैसे गर्मियों में ठंडे पानी के ग्लास के बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं। इसके साथ ही एक और प्रक्रिया शुरू हुई। घड़े का पानी, जो कमरे के तापमान पर था, धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर उठने लगा। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। ये भाप जब ऊपर लटक रही ठंडी बर्फ की सिल्ली से टकराती तो तुरंत ठंडी होकर वापस पानी की बूंदों में बदल जाती। और फिर हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बर्फ की सिल्ली के नीचे जमा हुई पानी की बूंदें जब थोड़ी बड़ी हो जाती तो टप 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 करके नीचे गिरने लगती। लेकिन वो वापस घड़े में नहीं, बल्कि ठीक उसके बगल में रखे खाली बर्तन में गिर रही थीं। टप टप टप, एक एक बूंद करके पानी उस खाली बर्तन में इकट्ठा होने लगा। ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन लगातार चल रही थी।
घड़े का पानी भाप बन रहा था, बर्फ से टकराकर वापस पानी बन रहा था और दूसरे बर्तन में जमा हो रहा था। दरबार में बैठे लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये तो किसी जादू जैसा लग रहा था। घड़े को किसी ने छुआ नहीं, उसे हिलाया नहीं और एक बूंद भी पानी जमीन पर नहीं गिरा। फिर भी घड़े का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था और दूसरे बर्तन में भर रहा था। घंटों बीत गए। दरबार के लोग वहीं बैठे इस अद्भुत नजारे को देखते रहे। धीरे धीरे पानी से भरा घड़ा खाली होने लगा और बगल में रखा बर्तन भरने लगा। शाम होते होते घड़ा लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका था। बीरबल आगे बढ़कर बादशाह को सलाम किया। जहां पना, घड़ा खाली हो चुका है और आपकी एक भी शर्त नहीं टूटी। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो लोग बीरबल का मजाक उड़ा रहे थे, उनके सर शर्म से झुक गए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि विज्ञान के इतने सरल सिद्धांत का इस्तेमाल करके इस पहेली को सुलझाया जा सकता है। बादशाह अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी के भाव थे। वो बीरबल के पास आए और उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह बीरबल वाह, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमता सिर्फ किताबी ज्ञान में नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों को समझने और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करने में है। जहां सबकी सोच खत्म हो गई थी, वहां तुमने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बादशाह ने तुरंत अपने खजांची को बुलाया और बीरबल को इनाम में 1000 सोने की मोहरें देने का हुक्म दिया। उस दिन दरबार में मौजूद हर शख्स ने यह सबक सीखा कि कोई भी समस्या तब तक ही असंभव लगती है जब तक हमें उसका सही समाधान नहीं मिल जाता। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि सच्ची बुद्धि वो है जो नामुमकिन लगने वाली चीजों में भी संभावनाओं के रास्ते खोज लेती है। और इस तरह बीरबल की चतुराई का एक और किस्सा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।